by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। आज के शो में देखिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दुविधा, सरकार बचाएंगे अमेरिका की दोस्ती, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति की कहानी क्या है और ईरान में राष्ट्रपति चुनाव का दिखावा जारी है, किसके सर सजेगा ताज। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुब्राव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पहले बात करते हैं इजराइल की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से दुविधा में हैं। उनको अमेरिका की नाराजगी और गठबंधन में से किसी एक को चुनना है। दरअसल अमेरिका ने इजराइल हमास जंग को रोकने के लिए एक सीज फायर प्लान पेश किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुताबिक प्लान का फ्रेमवर्क इजराइल का है। बाइडेन ने हमास से डील को मान लेने की अपील भी की। बोले इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए, ये एक निर्णायक पल है। सुनिए। This is truly a decisive moment. Israel has made their proposal. Hamas says it wants a ceasefire. This deal is an opportunity to prove whether they really mean it. Hamas needs to take the deal. For months, people all over the world have called for a ceasefire. Now it's time to raise your voices and demand that Hamas come to the table, agrees to this deal, and end this war that they began. जिस डील पर बाइडेन इतना जोर दे रहे हैं उसमें है क्या? 3 चरणों में युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया गया है। पहले चरण में क्या होगा? 6 हफ्ते का संघर्ष विराम। इजरायली सेना गाजा पट्टी के सघन आबादी वाले इलाके से पीछे हटेगी। बुजुर्ग, बीमार और महिला बंधकों के बदले इजराइल सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हालांकि अभी कैदियों की स्पष्ट संख्या नहीं बताई गई है। इसके अलावा हर रोज राहत सामग्री वाले 600 ट्रकों को गाजा जाने की इजाजत भी दी जाएगी। पहला चरण सफल होने के बाद ही बात आगे बढ़ेगी। दूसरे फेज में क्या होगा? इजराइल और हमास लड़ाई को स्थायी तौर पर रोकने के लिए बातचीत करेंगे। जब तक समझौता नहीं हो जाता तब तक संघर्ष विराम जारी रहेगा। इस चरण में बाकी जीवित बंधकों को इजराइल वापस भेजा जाएगा। समझौता होने के बाद तीसरा चरण लागू होगा। इसमें क्या होगा? स्थायी तौर पर लड़ाई खत्म हो जाएगी, मृत बंधकों के अवशेष वापस किए जाएंगे। उसके बाद गाजा में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया जाएगा। ये प्रस्ताव आखिर बनाया किसने? बाइडेन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा प्रस्ताव इजराइल का है, मगर इजराइल ने आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ नहीं कहा है। हालांकि नेतन्याहू के सलाहकार ओफिर फाल्क ने संडे टाइम्स से बातचीत में कहा कि इजराइल इससे इनकार नहीं कर रहा है। ये अच्छी डील नहीं है, लेकिन हम बंधकों को वापस लाना चाहते हैं। इस बाबत अमेरिकी मीडिया संस्थान NBC न्यूज़ ने एक सीनियर इजरायली अधिकारी से बात की। उनका कहना है ये प्रस्ताव असल में मध्यस्थ देशों ने तैयार किया है, हमने बस उसमें कुछ संशोधन किए थे। बाइडेन ने जो पढ़ा वो पूरा प्रस्ताव नहीं है। पूर्ण युद्ध विराम की शर्तों में अभी भी कोई अंतर नहीं आया है। जब तक हमास की सैन्य क्षमता का खात्मा नहीं हो जाता तब तक हमारी सेना गाजा में बनी रहेगी। ध्यान रहे, इन दोनों में से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं है, इसलिए संशय की स्थिति बनी हुई है। बाइडेन के ऐलान पर क्या रिएक्शन आया? पूरी दुनिया ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। हमास बोला डील में दम है, हालांकि उसने अभी तक फाइनल जवाब नहीं दिया है। इजराइल में भी इसको लेकर सकारात्मक माहौल दिखा। विपक्षी नेताओं ने इससे सहमति जताई। हजारों इजरायली नागरिकों ने रैली निकालकर नेतन्याहू से हामी भरने की मांग की है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस, UK और जर्मनी ने भी प्रस्ताव का स्वागत किया। इन सबके इतर प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कैबिनेट में जबरदस्त हलचल मची थी। उनके 2 सबसे कद्दावर मंत्री इतमार बेन ग्विर और बेजालेल स्मोट्रिच सरकार से निकलने की धमकी देने लगे। बोले हमास के समूल नाश के बिना कोई डील नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों नेताओं ने पार्टियां छोड़ी तो क्या हो सकता है? इजराइल में आज तक कभी कोई पार्टी अकेले दम पर सरकार नहीं बना पाई है। नेतन्याहू की लिकुद भी बेन ग्विर और स्मोट्रिच की पार्टियों के भरोसे सरकार चला रही है। अगर उन्होंने समर्थन खींचा तो नेतन्याहू की सरकार गिर सकती है। इजराइल में संसदीय व्यवस्था चलती है। संसद का नाम है कनेसेट। इसमें 120 सदस्य हैं। सरकार बनाने के लिए कनेसेट में साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है, यानी 61 सीटों की। फिलहाल नेतन्याहू गठबंधन के पास 64 सांसदों का समर्थन है। इनमें से स्मोट्रिच और बेन ग्विर की पार्टियों के पास कुल 20 सीटें हैं। उनके बिना नेतन्याहू सरकार अल्पमत में आ सकती है। इसकी वजह से वो सत्ते में आ गए हैं। जेरूसलम पोस्ट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 3 जून की रात उनका बेन ग्विर से मिलने का प्लान है। वहां वो सीज फायर प्लान पर बात कर सकते हैं। इस बीच विपक्षी नेता याया लापिड ने तत्काल प्रभाव से डील को मानने की मांग की है। कहा है कि अगर स्मोट्रिच और बेन ग्विर समर्थन वापस लेते हैं तो वे नेतन्याहू सरकार को समर्थन देंगे। लापिड की येश अतद पार्टी के पास कनेसेट में 24 सीटें हैं। ये तो हो गया सरकार का समीकरण। नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू 3 जून को संसद की एक कमेटी के सामने पेश हुए। वहां बोले जो प्रस्ताव हमने दिया था और जो बाइडेन ने
पढ़कर सुनाया, दोनों में काफ़ी अंतर है। हम 6 महीनों के लिए संघर्ष विराम कर सकते हैं मगर स्थायी तौर पर नहीं। नेतन्याहू सरकार ने जंग के 2 मकसद तय कर रखे हैं, पहला सभी बंधकों की वापसी और दूसरा हमास की सैन्य क्षमता का खात्मा। नेतन्याहू इस बात पर भी जोर देते हैं कि जंग के बाद गाजा में हमास का शासन नहीं रहना चाहिए और इसराइल को किसी भी वक्त अंदर घुसकर ऑपरेशन चलाने की इजाज़त होनी चाहिए। हमास कहता है जिस भी प्रस्ताव में हमारी अनदेखी होगी हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसी वजह से बाइडेन की तरफ से प्रस्ताव के फेल होने की आशंका बढ़ गई है। इजराइल के चैप्टर को यहीं पर रोकते हैं। अब चलते हैं नॉर्थ अमेरिका में बसे देश मेक्सिको। मेक्सिको ने अपने 200 वर्षों के इतिहास में पहली बार एक महिला राष्ट्रपति को चुन लिया है। उनका नाम है क्लॉडिया शेनबॉम। मेक्सिको के चुनाव आयोग के मुताबिक उनको 58 से 60% के बीच वोट मिल रहे हैं। दूसरे नंबर की कैंडिडेट शोतेल गाल्वेज 30% मतों से पीछे हैं। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। यूँ तो फाइनल रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई मगर नतीजा इसी के आसपास रहने की उम्मीद है। मेक्सिको में प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। राष्ट्रपति हेड ऑफ द गवर्नमेंट के साथ साथ हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं, यानी अगले 6 वर्षों तक मेक्सिको का भविष्य क्लॉडिया शेनबॉम के फैसलों पर निर्भर करेगा। जीत के बाद उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। Agradezco también porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Y como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas. Con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. अब क्लॉडिया शेनबॉम की कहानी भी जान लेते हैं, जो 1962 में पैदा हुई। माँ बायोलॉजिस्ट जबकि पिता केमिकल इंजीनियर हैं। क्लॉडिया के दादा दादी 1920 के दशक में लिथुआनिया से मेक्सिको सिटी गए थे, जबकि नाना नानी 1940 के दशक में यहूदी नरसंहार से बचकर मेक्सिको पहुंचे थे। इस तरह क्लॉडिया मेक्सिको की पहली यहूदी राष्ट्रपति भी होंगी। क्लॉडिया ने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया है। PhD उनकी अमेरिका से हुई है, एनर्जी इंजीनियरिंग में। 2000 में उन्होंने राजधानी मेक्सिको सिटी में पर्यावरण मंत्रालय संभाला। तब आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर मेक्सिको सिटी के मेयर हुआ करते थे। उनका कार्यकाल 2006 तक चला। 2007 में क्लॉडिया ने इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC ज्वाइन कर लिया। ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, 1988 में बनी थी। हर साल क्लाइमेट चेंज के खतरों पर रिपोर्ट देती है। जिस बरस क्लॉडिया ने IPCC ज्वाइन की उसी बरस संस्था को नोबेल पीस प्राइज मिला था। UN से लौटने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में हाथ आजमाया। उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ 2018 में आया जब वो मेक्सिको सिटी की पहली महिला मेयर बनी। उसी बरस ओब्राडोर मेक्सिको के 65वें राष्ट्रपति बने। जैसा कि हमने पहले बताया, ओब्राडोर 2000 से 2005 के बीच मेक्सिको सिटी के मेयर थे। तब क्लॉडिया ने उनके साथ काम किया था। तभी से दोनों की दोस्ती मजबूत होती गई। मेक्सिको के संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति एक टर्म से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता। इसलिए जब 2023 में राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हुई, ओब्राडोर को किनारे होना पड़ा। तब उन्होंने क्लॉडिया का नाम आगे किया। क्लॉडिया ने मेयर का पद छोड़कर राष्ट्रपति चुनाव लड़ा। अब वो विजेता बनकर आगे आई हैं। वो 1 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। उनकी जीत खास क्यों है? मेक्सिको सितंबर 1821 में स्पेन के औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ था, मगर महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला 1953 में। अब एक महिला मुल्क की राष्ट्रपति बनने जा रही है। कुछ बरस पहले इसकी उम्मीद तक नहीं की जाती थी। क्लॉडिया के सामने चुनौतियां क्या क्या होंगी? 3 बड़े विषय हैं, एक एक कर तीनों को समझ लेते हैं। नंबर 1, कठपुतली का ठप्पा। क्लॉडिया शेनबॉम ने मोरेना पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की है। ये पार्टी आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने 2011 में बनाई थी। इसका सपोर्ट बेस ओब्राडोर के पर्सनल कल्ट पर टिका हुआ है। चूंकि वो संवैधानिक बाध्यता के चलते इस चुनाव में खड़ी नहीं हो पाए, इसलिए उन्होंने क्लॉडिया को समर्थन दिया। चुनाव से पहले ओब्राडोर की अप्रूवल रेटिंग 60% थी। क्लॉडिया को लगभग उतने फीसदी ही वोट्स मिले हैं। जानकार कहते हैं वोटर्स ने पार्टी और ओब्राडोर के नाम पर वोटिंग की, इसलिए अगली सरकार उन्हीं के इशारों पर चलेगी। दूसरी बात, क्लॉडिया लंबे समय तक ओब्राडोर के साथ काम कर चुकी हैं। उनके पुराने सहयोगी उनको यस बॉस प्रवृत्ति का शख्स बताते हैं। वो कभी ओब्राडोर की किसी बात को नहीं काटती थी। तीसरी बात, मार्च 2024 में क्लॉडिया ने 100 वादों की लिस्ट जारी की थी। कहा था कि चुनाव जीती तो ये सब करूंगी। वो लिस्ट ओब्राडोर के पुराने वादों से मिलती जुलती थी। इन वजहों से क्लॉडिया पर कठपुतली का ठप्पा लग रहा है। वो इससे इनकार करती हैं, हालांकि उनके लिए ठप्पा हटाना मुश्किल होगा। नंबर 2, हिंसा।
मेक्सिको लंबे समय से गैंग वायलेंस की समस्या से जूझ रहा है। इसका असर 2024 के चुनाव में भी दिखा। 2 जून को राष्ट्रपति के साथ संसद के दोनों सदनों, राज्यों के विधानसभा और नगर निगम के चुनाव भी कराए गए। चुनाव से पहले हिंसा की 500 से ज्यादा घटनाएं यहां पर दर्ज की गईं। इनमें कुल 38 उम्मीदवारों की हत्या की पुष्टि हो चुकी है। 2018 में जब ओब्राडोर राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने हिंसा पर लगाम कसने का वादा किया था। उनकी सरकार दावा करती है कि 2018 से 2024 के बीच हत्या की दर में 20% तक की कमी आई। हालांकि स्वतंत्र संस्थाएं इस आंकड़े पर भरोसा नहीं करती। इन सबके अलावा देश भर में गैंग्स का कंट्रोल बढ़ा है। रंगदारी और मानव तस्करी की वारदातें भी बढ़ी हैं। नंबर 3, प्रवासी संकट। मेक्सिको की उत्तरी सीमा अमेरिका से लगी है। दक्षिणी सीमा सेंट्रल अमेरिका के देशों से मिलती है। वे देश जहाँ से सबसे ज़्यादा अवैध शरणार्थी अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए मेक्सिको सबसे बड़ा रूट है। 2022 की तुलना में 2023 में मेक्सिको क्रॉस करने वाले प्रवासियों और शरणार्थियों की संख्या 77% तक बढ़ी। इसका असर अमेरिका की राजनीति पर भी पड़ा है। वहाँ अवैध प्रवासियों को रोकने की मांग तेज हुई है। इस बार के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ये बड़ा मुद्दा है। रिपब्लिकन पार्टी के संभावित प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप प्रवासियों को रोकने के लिए दीवार बनाने और उन्हें डिपोर्ट करने की बात करते हैं। चूंकि अमेरिका मेक्सिको का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, इसलिए क्लॉडिया के लिए ये चुनौती बड़ी होने वाली है। इन सबके अलावा उन्हें कर्ज, पानी और बिजली की कमी और पर्यावरण के मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा। मेक्सिको के भूगोल, इतिहास और अमेरिका से उसके रिश्ते के बारे में हम दुनियादारी में विस्तार से बात कर चुके हैं। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी की तरफ। ये सुर्खी भी चुनाव से जुड़ी है। मामला ईरान का है। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेशन चल रहा है। ये चुनाव इब्राहिम रईसी की मौत की वजह से हो रहा है। 19 मई को एक हेलीकॉप्टर हादसे में रईसी की मौत हो गई थी। उस वक्त वो ईरान के राष्ट्रपति थे। उनकी मौत के बाद मोहम्मद मुखबेर को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। वो अगले फुल टाइम प्रेसिडेंट के चुनाव तक पद पर रहेंगे। इसके लिए 28 जून को वोटिंग होनी है। कैसे चुना जाएगा राष्ट्रपति? ईरान में राष्ट्रपति दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता है। पहले नंबर पर सुप्रीम लीडर होते हैं। फिलहाल ये कुर्सी अयतुल्लाह अली खामेनी के पास है। वो 1989 से पद पर बने हुए हैं। उनकी उम्र 85 के पार पहुंच चुकी है। अगले कुछ महीनों में नए सुप्रीम लीडर का चुनाव भी होना है। रईसी को खामेनी का उत्तराधिकारी माना जा रहा था, मगर उनकी मौत के चलते पूरी दिशा बदल गई है। अब ईरान को नया राष्ट्रपति चुनना है। रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे के बारे में हमने दुनियादारी में विस्तार से बताया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ईरान में चुनाव डायरेक्ट वोट से होता है, यानी जनता सीधे कैंडिडेट के नाम पर वोट डालती है। वोटिंग के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 बरस की है। चुनाव जीतने के लिए 50% से ज़्यादा वोटों की ज़रूरत होती है। अगर पहले राउंड में किसी कैंडिडेट को ये नंबर हासिल नहीं होता, फिर दूसरे राउंड की वोटिंग कराई जाती है। दूसरे राउंड में पहले राउंड के टॉप 2 कैंडिडेट्स के नाम पर वोटिंग होती है। कौन राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है? शिया मुस्लिम होना चाहिए, ईरान का नागरिक होना चाहिए, उम्र 40 से 75 बरस के बीच होनी चाहिए, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, 4 साल का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। सबसे ज़रूरी, गार्डियन काउंसिल से अप्रूव्ड होना चाहिए। गार्डियन काउंसिल 12 सदस्यों की एक संस्था है। ये लोग इस्लाम के जानकार होते हैं। 6 की नियुक्ति सुप्रीम लीडर करते हैं, जबकि 6 सदस्यों को न्यायपालिका मनोनीत करती है। उनको अप्रूवल संसद से मिलता है। गार्डियन काउंसिल ये तय करती है कि कोई उम्मीदवार ज़रूरी अहर्ताओं को पूरी करता है या नहीं। जिन उम्मीदवारों के नाम पर गार्डियन काउंसिल मुहर लगाती है, वही चुनाव लड़ सकते हैं। 2021 के राष्ट्रपति चुनाव में 700 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन दिया था। बैलेट पर सिर्फ 7 नाम थे। 3 जून को नामांकन भरने का आखिरी दिन है। 2 जून तक 37 कैंडिडेट्स का आवेदन स्वीकार किया गया था। नामांकन के बाद फाइल गार्डियन काउंसिल के पास जाएगी। 11 जून तक काउंसिल फाइनल लिस्ट जारी करेगी। इस बार किसने किसने आवेदन किया है? सबसे बड़ा नाम सईद जलीली का है। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी इंटरनेशनल मीटिंग्स में ईरान का पक्ष रख चुके हैं। विदेश मंत्रालय में भी कई अहम पदों पर उन्होंने काम किया है। जलीली 2013 और 2021 के चुनाव में अपनी दावेदारी भी पेश कर चुके हैं। 2013 में वो तीसरे नंबर पर रहे थे, जबकि 2021 में रईसी के समर्थन में अपना नाम वापस ले लिया था। जलीली को सुप्रीम लीडर खामेनी का करीबी माना जाता है। वो रूढ़िवादी राजनीति के पक्षधर हैं, इसलिए उन्हें फेवरेट बताया जा रहा है। दूसरा नाम है अली लारिजानी का। वो ईरान की संसद के स्पीकर रह चुके हैं। 2021 के चुनाव में गार्डियन काउंसिल ने उनका नाम खारिज कर दिया था। तीसरा नाम महमूद अहमदी नजात का है। वो 2005 से 2013 तक ईरान के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 2021 के चुनाव में उनका भी पर्चा खारिज हो गया था। चौथा नाम मेहदी इस्माइली का है। वो रईसी सरकार में संस्कृति मंत्री थे। उन्होंने रईसी की नीतियों को जारी रखने का वादा किया है। पांचवा नाम है अली रेजा चकानी का। वो तेहरान के मेयर हैं। 2021 में उन्होंने रईसी के समर्थन में नाम वापस ले लिया था। तुर्की की अनादोलू एजेंसी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 3 जून को सुप्रीम लीडर खामेनी एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उनके संबोधन के बाद कुछ और बड़े नाम पर्चा भर सकते हैं। जिनका नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है मोहम्मद बाखिर गलीबाफ। वो ईरान की संसद के स्पीकर हैं। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे।
फिलहाल सबको गार्डन काउंसिल की लिस्ट का इंतजार है। ईरान के चुनाव पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।